अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? आज 10th के फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन हम डिस्कस कर रहे थे। पहले 2 लेक्चर्स में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा हमने और आपको बताया था कि उसकी 3 एग्जांपल्स यहाँ पर डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। पहली जो है मास को, एक मास है, बॉडी है जिसको बांधा हुआ है स्प्रिंग के साथ। दूसरी एग्जांपल में बॉल एंड बॉल सिस्टम है दिखाया हुआ, एक प्याला है जिसके अंदर जो बॉल है, गेंद है, उसको हरकत करवाया गया है। और तीसरी जो एग्जांपल है उसमें सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेट करते हुए यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए दिखाया गया है। इन तीनों की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको हम साबित करेंगे आज। जितना काम हमने कर लिया था उसमें हमने सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया था वो यूँ था कि स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ ये जिस्म शुरू में पोजीशन ऊपर रहे, जिसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं, और वो पोजीशन पर इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ज़ीरो है और इस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है नेट फोर्स वो भी ज़ीरो है, इसलिए ये बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इसके बाद इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इसको ओ से ए तक लेके जाते हैं। ओ से ए तक जो इसका तय करदा फासला है वो इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और यहाँ पर हमने हुक्स लॉ को डिस्कस किया था कि जितना ज़्यादा इस पर फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा, जो कि 9th में हमने पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा इस पर स्ट्रेस लगाएंगे, उतना ज़्यादा इसमें स्ट्रेन पैदा होगा। जब हम इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये वापस आएगा ओ की तरफ, और वो भी आपको बताया था कि ये ओ ए से ओ की तरफ मूव करता है, यानी एक्सट्रीम से मीन की तरफ, ड्यू टू अ फोर्स विच इज़ नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स का नाम रिस्टोरिंग फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। यहाँ पर ये बॉडी रुकता नहीं है बल्कि आगे चला जाता है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ क्यों जाता है। मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाने की वजह आपने 9th क्लास में न्यूटन का पहला कानून पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की डेफिनेशन को या लॉ ऑफ इनर्शिया को हम यूं स्टेट करते कि बॉडी, इनर्शिया की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो यूं थी कि बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये न्यूटन का पहला कानून था जिसको इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। उसमें क्या था कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, और अगर कोई बॉडी हरकत कर रहा है तो वो हरकत करता रहेगा ता वक्ते के, यानी उस वक्त तक जब तक कोई बैरूनी फोर्स उस पर अमल करके उसकी रेस्ट की हालत को मोशन में या मोशन की हालत को रेस्ट में ना तब्दील कर दे। यानी हम किसी बॉल को अगर ऊपर फेंक देते हैं या बॉल को हम ज़मीन पर यूँ रोल करके फेंक देते हैं तो वो थोड़ी देर जाके, थोड़ा दूर जाके, थोड़ा फासला तय करने के बाद वो रुक जाता है। ऐसे ही ऊपर जब फेंकते हैं तो थोड़ी देर बाद वो रुक के वापस आना शुरू हो जाता है। इट मीन्स कि अगर वो अपनी हरकत को रेस्ट में चेंज कर देता है तो वो खुद ब खुद चेंज नहीं करता बल्कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है, और उस फोर्स को हम रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं, यानी मज़ाहमती फोर्स है जो किसी बॉडी की रेस्ट की हालत को मोशन में या मोशन की हालत को रेस्ट में तब्दील करती है। तो वही बात कि यहाँ पर इनर्शिया की वजह से, क्योंकि ये बॉडी ए से ओ की तरफ यानी एक्सट्रीम से मीन की तरफ तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ गया, अब वहाँ पे रुका इसलिए नहीं क्योंकि ये हरकत की हालत में है और इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ये अपनी हरकत की हालत को जारी रखेगा। कब तक? जब तक कोई फोर्स इसकी मोशन की हालत को तब्दील करने पर मजबूर ना कर दे, यानी इसको रेस्ट में आने पर मजबूर ना कर दे। और जब ये स्प्रिंग की कंप्रेसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, इसके मज़ीद दबने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मज़ीद स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस नहीं हो पाएगा, तब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इट विल अगेन मूव टूवर्ड्स दैट मीन पोजीशन ओ। फिर ये बी से ओ की तरफ जाएगा, फिर वहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर आगे दूसरी तरफ जो ए थी एक्सट्रीम उसकी तरफ चला जाएगा, और यूँ ये ओ के गिर्द ए से बी और बी से ए तक अपनी हरकत जो है उसको कंटिन्यू रखेगा, जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं, और यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दे रहे हैं उसको। जी, तो मैथमेटिकल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने ये स्टेप्स कुछ सीख भी लिए थे कि फोर्स जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा, जितनी कम फोर्स लगेगी डिस्प्लेसमेंट भी कम पैदा होगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं, 9th क्लास में आपने सीखा, बार बार सीखा,
साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने से साइन ऑफ इक्वलिटी जब आता है तो साथ एक कांस्टेंट आता है जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो k है। Here k is proportionality constant. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन गया, इक्वलिटी का साइन आया, और जब इसकी जगह ये साइन आता तो साथ एक कांस्टेंट आता। वो कांस्टेंट यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे अगर हम k का रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो x जो है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k का जो फार्मूला हमें हासिल होगा दैट विल बी f/x, फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट। f यहाँ पे फोर्स और x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना ये ओवर का क्या मतलब है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रेशो, निस्बत इन दोनों के दरमियान। तो यहाँ पर अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं, किसको, स्प्रिंग कांस्टेंट को, तो डिफाइन भी हम इसको यूं कर सकते हैं कि रेशो बिटवीन फोर्स अप्लाइड ऑन द मास अटैच्ड विद स्प्रिंग एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। एक चीज है स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास पर अमल करने वाली फोर्स, और दूसरी चीज है उसमें पैदा होने वाला डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है, निस्बत है, स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास पर अमल करने वाली बैरूनी फोर्स और उसमें लंबाई में पैदा होने वाले इजाफे के दरमियान जो निस्बत है, या यूं कह सकते हैं कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए जिस्म पर अमल करने वाली बैरूनी फोर्स और उसमें पैदा होने वाले डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो निस्बत है, रेशियो बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मास अटैच्ड विद स्प्रिंग एंड displacement produced in the spring is equal to a constant. That constant is known as spring constant. उस constant का नाम यहाँ पर spring constant है। It is represented by K. K से हम उसको जाहिर करते हैं। और बेटा जी अगर उसका यूनिट हम डिस्कस करना चाहें तो फोर्स का यूनिट आप जानते न्यूटन होता और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट K है उसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर, यानी इसका जो यूनिट बनेगा दैट विल बी न्यूटन पर मीटर, m-1 न्यूटन पर मीटर हम उसको कहेंगे जी। तो यहां तक। इसके बाद अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ का सहारा लें, 9th क्लास में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सीखा था और उसका जो मैथमेटिकल कंक्लूजन हमें हासिल हुआ था दैट वाज F is equal to ma। F is equal to ma, this was the Newton's second law of motion। यहाँ से अगर एक्सेलरेशन का फार्मूला हम डिराइव करें तो वो बनता F over m, F over m। यही F हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस kx के इक्वल है। तो इसी रिलेशन में जब हम F की जगह माइनस kx पुट करेंगे तो ये चीज बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास F जो है वो माइनस kx के बराबर था, इसलिए a is equal to f over m में जब हम f की जगह माइनस kx रिप्लेस कर देंगे तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा, यानी a is equal to माइनस kx over m। अब यहां पे देखिए जो कांस्टेंट है here k जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, m मास ऑब्जेक्ट का, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। 9th क्लास में आपने सीखा था mass of an object remains constant everywhere in the universe। पूरी कायनात में, पूरी जमीन पर नहीं, पूरी कायनात में जहां मर्जी चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं, बॉडी का मास जो है वो कहीं भी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। एक ऑब्जेक्ट अगर जमीन पर 2 किलोग्राम का है तो वो चांद पर भी 2 किलोग्राम का होगा। उसको जहां पर मर्जी ले जाएं वो ऑब्जेक्ट जो है उसका मास चेंज नहीं होगा। सो k इज आल्सो कांस्टेंट, जिसको अभी हमने स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम दिया। तो k और m ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। जब ये दोनों कांस्टेंट्स हैं तो देखिए उसी रिलेशन को मैं कैसे लिख रहा हूं, a एक्सेलरेशन है, इक्वलिटी का साइन ऑलरेडी था, माइनस का साइन ऑलरेडी था, k ओवर m को खत्म करके उसकी जगह मैंने लव्स कांस्टेंट लिख दिया। रीजन इज कि k और m दोनों जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं और k बटे m उन दोनों की जगह मैंने कांस्टेंट लिख दिया, बाकी x बचता है, x को एज इट इज साथ लिख दिया। अब इसका मतलब
इसके बाद क्या करूं, मैं कांस्टेंट को वापस भेज रहा हूं। देखिए यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया था, हमने इक्वालिटी हासिल हुई थी और इक्वालिटी के साथ एक कांस्टेंट भी हमें मिला था जी। तो अगर मैं ये वापस करता हूं, मैं ये इक्वालिटी का साइन वापस भेज रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट भी साथ वापस जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मिलेगा जी। बिल्कुल वही काम इधर हुआ, k/m दोनों कांस्टेंट थे, उनकी जगह कांस्टेंट लफ्ज लिखने के बाद मैंने साइन ऑफ इक्वालिटी को उड़ा दिया, साथ ही ये कांस्टेंट भी चला जाएगा और हमें क्या मिलेगा इन दोनों के बदले में, इन दोनों के बदले में हमें मिलेगा ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये रिलेशन क्या बना, a proportional minus x। what is a is acceleration, what is x is displacement, and this is sign of proportionality। what does this relation indicate, this relation indicates that acceleration is directly proportional to displacement from mean position, and negative sign indicates that acceleration of the body is always directed towards mean position। एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ रहेगी। याद हो बेटे, फर्स्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो भी यही है कि बॉडी की मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होती है जब बॉडी का एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, अगले वर्ड्स जो डेफिनेशन के, कि इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन की सिमत जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहती है। मैथमेटिकल कंप्लीट हुआ। अब तीन एग्जांपल्स जो है इसकी, मास अटैच्ड विद स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम, तीनों में सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट की जा रही है। देखिए किस तरह से जी बेटा, ये मास जो स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ है, शुरू में पोजीशन ओपन है, तब इस पर फोर्स भी जीरो, तब इसमें डिस्प्लेसमेंट भी जीरो और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, रेस्ट की हालत में है जी। सेम यही सिचुएशन बॉल एंड बाउल सिस्टम में ले हैं। देखें, एक प्याला है जिसके सेंटर में आपने एक बॉल को रख दिया, बॉल रेस्ट में होगा, बिल्कुल रेस्ट में होगा। उस सूरत में उस पर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही, बॉडी मूव नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, उस पर नेट फोर्स जीरो है और वो उसकी मीन पोजीशन है। जिस तरह ओ मीन पोजीशन है इस मास की, इसी तरह ये ओ मीन पोजीशन है इस बॉल की। जिस तरह स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास पर पोजीशन ओ यानी मीन पोजीशन पर कोई नेट फोर्स नहीं थी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, बिल्कुल उसी तरह से जब ये प्याले के अंदर जो बॉल पड़ा हुआ है इस पर भी कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही और कोई इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि मेन पोजीशन से जो फासला होता है उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे हैं यहाँ पर। तो क्योंकि बॉडी है ही मेन पोजीशन पर, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो जी। तो इन दोनों को कंपेयर कर लिया, सेम सिचुएशन। अगर हम पेंडुलम की बात करते हैं तो वो भी सेम है। पेंडुलम होता क्या है, अ पेंडुलम consists of a small bob of mass m। पेंडुलम क्या होता है, एक छोटा सा दाती गोला होता है जो कि भारी होता है, साइज के हिसाब से उसका वजन ज्यादा होता है, क्यों, मेटेलिक होता है। तो एक दाती गोला है जिसको एक धागे के साथ मजबूती के साथ बांध दिया जाता है और उस धागे का दूसरा सिरा जो है उसको ऊपर एक मजबूत सहारे के साथ हम बांध देते हैं, तो यूं ये एक पेंडुलम बन जाता है। जब ये पेंडुलम भी पोजीशन ऊपर होगा तो इस पर भी कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही होगी, कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही होगी और इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा और ये ओ जो है ये इसकी मीन पोजीशन होगी, यानी ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अब हम जब इस मास को ओ से ए तक ले गए तो ओ से ए तक ये इसका डिस्प्लेसमेंट बना। इसी तरह इस बॉल को इस बाउल के अंदर ओ से ए तक ले गए, वो इसका डिस्प्लेसमेंट बना। इसी तरह पेंडुलम को हम ओ से ए तक ले गए, वो इसका डिस्प्लेसमेंट बना। अब तीनों पर जितनी ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाते जाएंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पैदा होता चलेगा। तीनों में हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई होगा, जितनी ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। अब जब हम इसको यहां से छोड़ देते हैं तो ये ए से वापस आता ओ की तरफ, बिल्कुल उसी तरह से
जब हम इस बॉल को ए पर ले जाके छोड़ देंगे जो कि इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, तो ये भी ए से आएगा ओ की तरफ। बिल्कुल इसी तरह जब पेंडुलम को हम ए से छोड़ देंगे, ये भी आएगा ए से ओ की तरफ। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स ए से ओ की तरफ, यानी ए जो है इनकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ओ जो है वो इनकी मीन पोजीशन है, वस्ती पोजीशन। अब ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ क्यों आते हैं, ये भी हम पढ़ चुके। ड्यू टू फोर्स विच इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। जी शाबाश, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन यानी ए से ओ की तरफ मूव करते हैं। अब ये ओ पर रुकते क्यों नहीं, वो भी आपको बताया। ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की हालत में है, अपनी हरकत को जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक कोई फोर्स इनकी मोशन को रेस्ट में चेंज करने पर इनको मजबूर नहीं कर देती। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ओ पर नहीं रुकेगा, बी की तरफ आ जाएगा। जो बॉल है ये भी ओ पर नहीं रुकेगा, ये भी आगे बी की तरफ चला जाएगा। जो बी है ये दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन होगी। याद रखो, जिस तरह ओ से ए जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, इसी तरह ओ से बी जो है ये भी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड ऑन आइदर साइड फ्रॉम मीन पोजीशन, वस्ती पोजीशन से किसी भी तरफ तय करदा फासला उस ऑब्जेक्ट का विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन करते जिस्म का मीन पोजीशन ओ से ए की तरफ फासला हो चाहे ओ से बी की तरफ फासला हो, वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से बेटा जी ये बॉल जो है ये भी बी की तरफ आ जाएगा, ये जो पेंडुलम है ये भी ओ से आगे बी की तरफ चला जाएगा, फिर वापस बी से ओ की तरफ आएगा, ये भी वापस बी से ओ की तरफ आएगा। अब इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ये बार बार अपने मोशन को यूं दोहराते रहेंगे, जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी नाम देते हैं। तो यहां पर सीखिए कि ए पोजीशन जो है या बी पोजीशन जो है, जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं किसी भी केस में, तीनों एग्जांपल्स में ए और बी, ए और बी, ए और बी पोजीशंस हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है दैट विल बी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन जब मेन पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। सेम एज मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम। क्या पता चला कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों मैक्सिमम हो जाते, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मीन की तरफ आता डिस्प्लेसमेंट भी कम होता चला जाता है और एक्सेलरेशन भी कम होता चला जाता है, और मीन पर पहुंच के ये दोनों जीरो हो जाते हैं। फिर आगे जब ऑब्जेक्ट जो है दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन बी पर पहुंचता है तो बी पर पहुंच के वंस अगेन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ बिकम्स मैक्सिमम। सो क्या सीखा, एक्सेलरेशन बढ़ता चला जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता चला जा रहा है, एक्सेलरेशन के कम होने से डिस्प्लेसमेंट भी कम हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी कम हो, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़े, तो हम इसके लिए जो टर्म यूज करते दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पता चला कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तीनों एग्जांपल्स में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट ये कि एक्सेलरेशन जो है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन। कोई एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, चलें ये इसमें आप समझ लें। देखिए जब ऑब्जेक्ट जो है वो ए से ओ की तरफ आ रहा है, देखिए ए से ओ की तरफ ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन किस तरफ है, एक्सट्रीम से मीन की तरफ। ए से ओ की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपकी जो कॉमन सेंस है वो काम करती है। देखिए ए से ओ की तरफ आते हुए डायग्राम को देख के आपकी कॉमन सेंस आपको बताएगी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। किस तरह से, जब ऑब्जेक्ट बेटा जी हाई पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ आता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है, 9th क्लास में हमने सीखा था। और वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम, वक्त के साथ अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज सेम इन दिस डायरेक्शन विच इज बॉडी इज मूविंग, यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। सिंपल, ए से ओ की तरफ आते हुए अगर उसकी मोशन की डायरेक्शन ए से ओ की तरफ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ए से ओ की तरफ होगी, एंड ओ इज मीन पोजीशन।
उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ होगी। सेम इसी एग्जांपल में भी सेम, पेंडुलम में भी सेम, ए से ओ की तरफ आते हुए वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो बॉडी की मोशन की डायरेक्शन होती है। अब जब ये ओ से बी की तरफ जाता है, ये बॉल जब ओ से बी की तरफ जाएगा, ये मास जब ओ से बी की तरफ जाएगा, तब क्या होगा भाई, मेरे मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होने की वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। और दो नाम इसके और आपने सीखे थे 9th क्लास में, इसको डिसेलरेशन का नाम भी दिया जाता, इसको रिटार्डेशन का नाम भी दिया जाता। तो इन दोनों सूरतों में बेटा जी, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए, ओ से बी की तरफ जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम होने की वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, एंड द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी। यानी मोशन की जो डायरेक्शन है, उस सूरत में जो नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो उसकी अपोजिट होगी। मीन टू से कि बॉडी जा तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ रहा है, लेकिन उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अब भी ओ की तरफ ही रहेगी, यानी मेन पोजीशन की तरफ ही रहेगी। तो तीनों एग्जांपल्स वेरीफाई करती हैं कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं, कम होने के साथ साथ कम होते चले जाते हैं, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हैं। और जब भी कोई बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से उसकी डायरेक्शन मीन की तरफ रहती, उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, और जब वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने की वजह से उसके जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है दैट इज also once again towards mean position. So ये बेटा जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीनों एग्जांपल्स, इनमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो शॉर्ट के तौर पे पेपर में आती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 10th की फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं। तो बार बार एनुअल एग्जाम में आने वाला, तीनों एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से आपने कंप्लीटली लर्न करना। इनमें से कुछ अभी काम रहता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के आर्टिकल का, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।